Good morning, dear students. First of all, welcome to all to your own channel Prestige the Ray of Light. Today we are going to discuss the one of the most important object of your laboratory curriculum, that is verification of KCL and KCL and KVL in DC networks, right? So बिफोर आई स्टार्ट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैंने अपने चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है आपके BEE लैब प्रैक्टिकल के नाम से, ठीक है ना। अ, आप लोगों के सिलेबस में टोटल 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो उसमें से करीब 7 एक्सपेरिमेंट्स मैं पहले ही करा चुका हूं। तो ये कहीं ना कहीं एक मिस हो गया था, तो मुझे लगा कि नहीं, इसको भी कंप्लीट करना चाहिए। तो जो 7 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं उनके अंदर देखिए आपके फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, इनका एक एक पार्ट है। फिर ट्रांसफार्मर के 2 पार्ट्स हैं, डीसी मोटर के 3 पार्ट्स हैं, फिर अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर के भी आई थिंक 3 पार्ट्स हैं, एंड देन आपका सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, उसके भी 2 पार्ट हैं, फिर आपके मेगर वाले के भी 2 पार्ट हैं। तो इस तरह से टोटल 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो उसमें से टोटल 14 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है ना। तो वो आप देखिए, तो आपकी पूरी लैब का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक एक्सपेरिमेंट बच गया था, तो जिसको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका ऑब्जेक्ट कहता है वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज एंड करंट लॉस इन डीसी सर्किट्स। आप लोगों को डीसी सर्किट के अंदर केसीएल और केवीएल, इसको आपको वेरीफाई करवाना है। हम कुछ बात पहले थ्योरेटिकल पोर्शन की करेंगे एज यूजुअल, और उसके बाद अपन आपका जो लैब का सिलेबस है या लैब का जो सर्किट डायग्राम है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डीसी सर्किट होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम डीसी सर्किट को डिफाइन करना चाहें तो डीसी सर्किट इज नथिंग बट अ क्लोज पाथ इन विच डीसी करंट फ्लो, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्ट करंट फ्लो, ठीक है ना। या फिर यूं कहें कि एक ऐसा सर्किट जो कि एक्साइटेड है। एक्साइटेड का मतलब उसका जो इनपुट है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नेचर का है, ठीक है ना, वेरिएबल नहीं है, राइट, और टाइम इनवेरिएंट है। तो इस तरह के सर्किट को हम कहते हैं डीसी सर्किट, राइट। अब डीसी सर्किट के बाद में अब हम बात करेंगे आपके किरचॉफ्स की, कि किरचॉफ कौन था, और इनका क्या छोटा सा एक ब्रीफ इनके जीवनी के बारे में देखते हैं कि इन्होंने कब इजाद किए लॉ, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनका पूरा नाम है गुस्टव रॉबर्ट किरचॉफ, और ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। इनका जो जीवन काल है वो 1824 से लेकर के 1887 तक रहा, ठीक है ना। ये तस्वीर इनकी मैंने लगाई है, आप इनको पहचान सकते हैं। फिर इन्होंने ये जो अपने लॉ दिए थे वो दिए थे 1845 के अंदर। इन्होंने 2 लॉ दिए बेसिकली। इन्होंने दोनों ही लॉ अपने नाम से इजाद किए। पहला लॉ है करंट से रिलेटेड, दूसरा है वोल्टेज से रिलेटेड। तो इनको हम कहते हैं केसीएल, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा है आपका केवीएल, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट। अब ये लॉ क्या है, इनको हम सर्किट में कैसे यूज करते हैं, और डीसी सर्किट के लिए हम इनको कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके पीछे क्या सर्किट्स है, क्या फिलोसॉफी है, ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों लॉ, दैट इज केसीएल एंड केवीएल, दीज लॉज क्वांटिफाई हाउ करंट फ्लोज थ्रू इन सर्किट, जो कि केसीएल से संबंध रखता है, एंड हाउ वोल्टेज वेरीज अराउंड अ लूप इन अ सर्किट, या फिर यूं कहें अक्रॉस अ एलिमेंट इन द सर्किट और लूप। तो ये दोनों ही लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक का वास्ता करंट से है, दूसरे का वास्ता वोल्टेज से है, ठीक है ना। अब एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही लॉ हालांकि डीसी सर्किट और एसी सर्किट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बट यहाँ पर हम लोग बात जो है वो केवल और केवल आपके डीसी सर्किट की करेंगे, ठीक है ना। डीसी सर्किट के अंदर आपके केवल कांस्टेंट सोर्स रहेगा और रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो फिर वहां पर आपके एसी सोर्स हो जाएगा साइनसोइडल नेचर का, और इम्पीडेंसेस भी पिक्चर में आएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट। पूरा नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ, किरचॉफ्स करंट लॉ है, जिसको कि इट इज पॉपुलरली एब्रीवेटेड एज केसीएल, राइट। अब ये लॉ कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझेगा आप। ये कह रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ नोड इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब यहाँ पर जो मैथमेटिक्स मैंने बताई है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब एल्जेब्रिक सम जीरो हो गया। यहाँ पर यूं हम कहें कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, कहाँ पर, एट ए नोड और जंक्शन, ठीक है ना। हर जगह हम नहीं कह सकते, राइट। अब यहाँ पर एल्जेब्रिक का क्या मतलब है, एल्जेब्रिक का मतलब है कि वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ साइन। साइन का मतलब आपको साइन कन्वेंशन में आगे बताऊंगा कि आप इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं, या आउटगोइंग करंट को किस तरह से ले रहे हैं, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड दिस लॉ इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ करंट एंटर्स और लीव्स अ जंक्शन और ए नोड।
राइट। अब अगला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कन्वेंशन का, ठीक है ना, अगर मैं इनकमिंग करंट को नेगेटिव मानता हूं तो आउटगोइंग करंट मेरी पॉजिटिव होगी। ये एक प्रकार का कन्वेंशन है। आप चाहें तो इसका रिवर्स भी ले सकते हैं। कैसे? आप इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मान लीजिए तो आपकी आउटगोइंग करंट नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको समझने की कोशिश करिए आप। अगला जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो केसीएल है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। एज द करंट इज कंजर्व्ड अराउंड द जंक्शन विथ नो लॉस ऑफ करंट। एक्चुअली सबसे पहले किरचॉफ ने आइडेंटिफाई किया था कि किसी भी सर्किट के अंदर जो नोड होता है, नोड का मतलब ऐसा पॉइंट जहां से दो तीन ब्रांचें निकल रही हो, ठीक है ना, उस पॉइंट के ऊपर या उस नोड के ऊपर या उस जंक्शन के ऊपर चार्ज कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होगा, मतलब चार्ज इकट्ठा नहीं होगा। चार्ज इकट्ठा नहीं होगा का मतलब क्या है? जितना चार्ज आया उतना चार्ज जाएगा। और चार्ज का मूवमेंट क्या है? बेसिकली इट इज योर करंट, राइट। अब इस डायग्राम को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखें, इस नोड के ऊपर ये एक नोड है, यहाँ पर I1 करंट एंटर हो रही है, I2 करंट भी एंटर हो रही है और आपके I3 करंट भी एंटर हो रही है। लेकिन जो I4 करंट है वो यहाँ से बाहर निकल रही है, I5 करंट भी लीव कर रही है, ठीक है ना। तो अगर हम एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि भाई हमारी इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव माने और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव माने, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी इस नोड के ऊपर? I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों वो करंट है जो आ रही है, इनको हमने पॉजिटिव माना है, राइट। प्लस या इसको माइनस I4 माइनस I5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इनका जो सम है एल्जेब्रिक सम वो क्या हो जाएगा? जीरो। आप रिवर्स कन्वेंशन लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे लॉ की तरफ, ठीक है ना। मैं समझता हूँ आपको केसीएल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे लॉ की बात करते हैं, वो आपका केवीएल, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये लॉ क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज पाथ को हम लूप या मैश भी कहते हैं, इज इक्वल टू जीरो। पहले हमने बात करंट की थी नोड के ऊपर, अब हम बात कर रहे हैं वोल्टेज की किसी लूप के अंदर, ठीक है ना। तो सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो, मतलब एल्जेब्रिक सम सारे वोल्टेज का जीरो है। अब यहाँ पर अगर हम जिस तरह से हमने इनकमिंग करंट को पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव माना या उसका उल्टा भी मान सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर इनकमिंग और आउटगोइंग ना होकर के यहाँ पर वोल्टेज के रेस्पेक्ट में दो टर्मिनोलॉजी काम आती है, ड्रॉप एंड राइज, ठीक है ना। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज, कहाँ पर? एक क्लोज लूप के पास, ठीक है। और ये लॉ आपको बताता है कि वोल्टेज किस तरह से वेरी करता है डिफरेंट एलिमेंट्स के अक्रॉस, ठीक है ना। जिस तरह से हमने कहा कि जो केसीएल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, उसी तरह से आपका जो केवीएल है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज किसी भी लूप के अंदर कंडक्टिंग पाथ जो है वो एनर्जी का लॉस उसके अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जहां से चले हैं हम पूरा लूप फॉलो करके वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देयर वुड बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और अब आप सभी लोग जानते हैं एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, राइट। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया जो कन्वेंशन जिस तरह से हमने करंट में लिया था इनकमिंग और आउटगोइंग का, तो यहाँ पर आप वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लेते हैं तो आप वोल्टेज राइज आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और अगर आप वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लेते हैं तो वोल्टेज राइज आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। आप कोई सा भी कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं। इस कन्वेंशन को थोड़ा सा हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने मैंने एक सर्किट एलिमेंट बनाया है, रजिस्टिव एलिमेंट है, उसके दो टर्मिनल है ए और बी, ठीक है ना। उस रेजिस्टेंस के जो दो टर्मिनल ए और बी उसके अक्रॉस वोल्टेज है आपका वी, प्लस और माइनस मैंने पोलरिटी मार्क कर रखी है, और करंट जो है वो ए से बी की तरफ मैंने दिखाई है, ठीक है ना। अब देखिए किसी भी लूप के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। एक तो जो ऑलरेडी करंट की डायरेक्शन दे रखी है वो करंट की दिशा है। और दूसरी है जब आप केवीएल अप्लाई करते हैं तो आपकी दिशा भी बहुत मायने रखती है, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ यू आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द करंट फ्लो, अगर आपका फ्लो भी ए से बी की तरफ है जिस डायरेक्शन में करंट भी ए की बी तरफ है, ठीक है ना। तो इस केस में हम कहते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होता है और उसको हम कहते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इंटू आर, आई आर ड्रॉप हुआ, ठीक है ना। अब अगर करंट यूं है, सारी सिचुएशन सेम है, अगर आप अपने ट्रेवलिंग डायरेक्शन उल्टी कर दें तो फिर ये वोल्टेज राइज कहलाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। और या फिर आप ए से बी की तरफ चलें, आप करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो भी वोल्टेज पॉजिटिव वो वोल्टेज राइज माना जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर बता रखा है, हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया। इफ द फ्लो ऑफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, आप तो ए से बी की तरफ चल रहे हैं लेकिन करंट उल्टी दिशा में बह रहा है, तो आपका ये वोल्टेज राइज हो जाएगा, जिसको हम प्लस आई आर जो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक सर्किट डायग्राम है, यहाँ पर हम किस तरह से हम लूप को लगाते हैं। देखो करंट की जो डायरेक्शन है इस लूप के अंदर आपको ऑलरेडी दे रखी है क्लॉकवाइज, ये मार्क की हुई है, ठीक है ना। ये एक बैटरी है,
एक रेजिस्टेंस R1 है और एक R2 है। बहुत ही सिंपल लूप है। देखो अगर मैं यहाँ से A से चालू करूँ तो A से B की तरफ जाऊँ, फिर C, फिर D और फिर वापस A की तरफ आऊँ। ठीक है ना? क्योंकि मैं इस तरफ चल रहा हूँ और करंट भी इस तरफ चल रही है, तो वोल्टेज ड्रॉप के केस होगा। और जो बैटरी वाला साइन नेक्स्ट साइन होता है उसको हम कंसिडर करते हैं। ये मैं आपको और बता देता हूँ। जब भी हम किसी लूप के अंदर ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना, तो बैटरी का जो नेक्स्ट साइन हमारे डायरेक्शन में आता है, जो हमारे रास्ते में आता है, हम उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है ना? अगर मैं ए से बी की तरफ बात करता हूँ तो ये वी एस का मैं साइन पॉजिटिव लूंगा। ठीक है ना? फिर आपका ये सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इसका नेगेटिव हो जाएगा आई इंटू आर वन, और यहाँ पर भी ये आई इंटू आर टू हो जाएगा। ठीक है ना? तो इक्वेशन क्या हो गई आपकी? देखो मैंने आपको बताया था वी एस पॉजिटिव होगा, माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू इक्वल टू जीरो। अब आप इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स सॉल्व कर दें, दोनों को उधर भेज दिया हमने, आई करंट कॉमन ले लिया तो आप आई करंट निकाल सकते हैं वी एस अपॉन आर वन प्लस आर टू। ठीक है ना? अब सिमिलरली अगर आपको ये वी आर वन और वी आर टू पूछा जाता है, आपने करंट तो निकाल ही ली है और रेजिस्टेंस आपको पता है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप वोल्टेज डिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो दोनों में वोल्टेज अलग अलग होगा, क्योंकि करंट सेम है। तो आप वोल्टेज जो डिवीजन है वो डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, आर वन के अक्रॉस अलग रहेगा, आर टू के अक्रॉस अलग रहेगा, और हम ये फॉर्मूला लगा करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है ना? आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट स्लाइड के अंदर इनको थोड़ा सा अपन समराइज कर देते हैं, और फिर अपन समराइज करके और फिर अपन लैब सेटअप के ऊपर आ जाएंगे। देखिए एक और बात पहले कह देते हैं अपन कि एनालिसिस ऑफ अ सर्किट बाय द एप्लीकेशन ऑफ केसीएल इज नोन एज नोडल एनालिसिस। बिल्कुल ठीक है। जब हम किसी सर्किट के अंदर केसीएल लगाते हैं तो वो जो तरीका है ना, करंट निकालने का, उसको हम कहते हैं नोडल एनालिसिस, राइट। और अगर आप केवीएल यूज लेते हैं तो उसको हम कहते हैं मैश एनालिसिस। पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों ही लॉ जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ एलिमेंट होते हैं। मतलब नेचर ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि एलिमेंट चाहे लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, यूनिलैटरल हो, बाइलेटरल हो, बस एक चीज आपको ध्यान रखिए है कि दीज लॉज आर वैलिड ओनली टू लम्प्ड नेटवर्क्स। ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स के ऊपर ये लॉ लागू नहीं होगी। ठीक है? अब देखो मैंने आपको बताया था समरी। सबसे पहले केसीएल यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ कहाँ अप्लाई होता है? एक नोड के ऊपर। क्या कहता है? सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ नोड इज इक्वल टू जीरो, या फिर यूं कहें कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है ना? और जब आप एप्लीकेशन इसकी लगाते हो किसी सर्किट के अंदर केसीएल, तो वो मेथड कहलाता है आपका नोडल एनालिसिस। सिमिलरली इन केस ऑफ केवीएल दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये किसी क्लोज पाथ में लगता है। सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो कहें, या फिर वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज राइज कह दें, और इसको अगर आप इस सर्किट में अप्लाई करते हैं तो ये कहलाता है आपका लूप और मैश एनालिसिस। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक पूरी थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं सर्किट की। ठीक है ना? ठीक। आपके देखो लैब के अंदर जो वेरीफाई करना है आपको केसीएल और केवीएल, वो इस सर्किट के लिए करना है, राइट। सबसे पहले, हालांकि मैं इस सर्किट का ये जो वाला जो पार्ट है वो काफी सारे एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी 230 वोल्ट डीसी सप्लाई है। ये आपका डीपीएसटी स्विच है, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच। इसकी मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये फ्यूज हमने सेफ्टी के लिए लगा रखा है, पोटेंशियल डिवाइडर टू वेरी दी वोल्टेज। ठीक है ना? ये वोल्टेज एक हमने, देखो आपको मैं बता देता हूँ वोल्टेज कितने कितने हैं यहाँ पर। ये सप्लाई के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, और यहाँ पर ये R1 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, और ये जो R3 है इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है। ठीक है ना? आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3, और तीनों के अंदर अगर आपको करंट मेजर करनी है तो R1 के अंदर करंट मेजर करने के लिए एक अमीटर A1 लगा रखा है, R2 के अंदर करंट मेजर करने के लिए अमीटर A2 लगा रखा है, सिमिलरली R3 के अंदर करंट मेजर करने के लिए हमने A3 लगा रखा है। तो कुल मिला के नट शेल में हम ये कहें कि इस सर्किट के अंदर आपके पास डीसी सप्लाई है, ये हमने कुछ प्रिकॉशनरी स्विच और फ्यूज लगा रखे हैं, वोल्टेज वेरिएशन के लिए हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर है, और तीन रेजिस्टेंसेज है हमारे पास। क्योंकि हम बात डीसी सर्किट की करेंगे, डीसी सर्किट का मतलब डीसी सप्लाई हो गई और केवल रेजिस्टिव एलिमेंट हो गए। तीन है हमारे पास, R1, R2, R3। तीनों के अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, वोल्टमीटर लगा रखे हैं, और तीनों के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीटर्स, राइट। तीन एलिमेंट, तीन वोल्ट मीटर, तीन अमीटर। ठीक है ना? अब कैसे ये हम इसको वेरीफाई करेंगे तो मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में बताऊंगा। ठीक है ना? अब आप अगर इस नोड पे देखें, जो मेरा कर्सर है यहाँ पर R1 के आगे जो नोड है, यहाँ पर आप देखें तो ये करंट I1 यहाँ पर आ रहा है, और ये करंट I1 फिर बाद में देखो करंट I2 इधर से जा रहा है, और I3 भी इधर से जा रहा है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो बस अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो ये है
ये जो नोड है I1, यहाँ पर I1 करंट आ रही है और I2 लीव कर रही है और I3 भी लीव कर रही है। देखो मैंने वापस बताया है, I1 इज एंटरिंग, I2 इज लिविंग, I3 इज लिविंग। तब आप KCL इस नोड के ऊपर लगाओगे तो क्या बनेगा? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है ना? तो कुल मिला के आपको जो सप्लाई है पोटेंशियल डिवाइडर से आप देंगे इस सर्किट के अक्रॉस, तो आपको करंट मेजर करनी है, पहले I1 फिर I2 और फिर I3, और फिर आपको देखना है कि भाई ये लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 है या नहीं है। अगर है तो जब तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो I2 प्लस I3 करें और फिर विद रिस्पेक्ट टू I1 माइनस I1 ऊपर कर दें और एरर निकाल दें कि भाई कितनी एरर है। एक्चुअली में तो होना क्या चाहिए कि I1 जो है वो I2 प्लस I3 का सम होना चाहिए, बट कई बार प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरेटिकल चीजें 100% प्रूव नहीं हो पाती हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड दिस, राइट। कई तरह की एरर हो सकती है ना। एरर के लिए हम अलग से बात करेंगे, इसका अलग लेक्चर ले लेंगे। ह्यूमन एरर भी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकती है, एनवायरमेंटल एरर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट एरर्स कुछ वेरिएशन रीडिंग्स के अंदर आ सकता है, तो ये आपको एक काम करना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं केवीएल की, वो कैसे फॉलो होगा। तो देखिए आप यहाँ पर मैंने वापस से जो सर्किट डायग्राम है उसको तोड़ करके लाया हूँ। ये आपका है V1, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है और ये R3 के अक्रॉस वोल्टेज V3 है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात किया, जो V1 है वो इस तरह से है, V2 और V3 ये R1 के अक्रॉस है, ये R2 के अक्रॉस, ये R3 के अक्रॉस। अगर मैं यहाँ पर KVL लगाता हूँ इस लूप के अंदर तो क्या हो जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में जाता हूँ A B C और D, तो यूं चलता हूँ तो V1 पॉजिटिव हुआ, V2 नेगेटिव होगा और V3 भी नेगेटिव होगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पर यूँ कहूँ कि V1 इज इक्वल टू द सम ऑफ V1 प्लस V2। बस आपको सिमिलरली यहाँ पर वोल्टेज वेरी करा के चेक करना है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिवाइडर से तीनों की रीडिंग आप नोट करेंगे, V1 अलग होगा, V2 अलग, V3 अलग। और कायदे से तो जो रूल है वो ये कहता है कि V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3 मे बी पॉसिबल अगेन ड्यू टू डिफरेंट एरर्स, रीडिंग के अंदर कुछ फर्क आ सकता है, तो आप एरर भी निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। V2 प्लस V3 माइनस V1 के रेस्पेक्ट में निकलेगी, माइनस V1 और अपॉन V1 इज इक्वल टू 100। तो ये एरर आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से कितनी एरर उसके अंदर आ रही है। फिर आप चाहें तो एरर का ग्राफ भी बना सकते हैं, ताकि कंप्लीट एनालिसिस आपका इस तरह से हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूं कि केसीएल और केवीएल के रिगार्डिंग जो वाइवा वॉइस की सीरीज मैंने अलग से चलाई थी एक हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो भी आप ये देखने के बाद तुरंत उस सीरीज को देख लें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि भाई किस किस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो बनने पेंडिंग है। अब मैं एक और कोशिश करूंगा कि इसको लाइव एक्सपेरिमेंट करते हुए इसको रिकॉर्ड करें लैब के अंदर, वो भी जल्दी कोशिश करेंगे। तो तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।